गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आपका वेलकम करती हूँ। मैं अल्पना सिंह उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए देखिए सीटेट 2023 के लिए एक ऑफर है जो 399 में आपके लिए है। 399 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। यह लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है आपके लिए, तो इस अवसर को प्लीज़ ना छोड़े। देखिए दिया गया है, इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा, जिसमें आपको देखिए मॉक टेस्ट भी मिलेगा, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। आइए देखते हैं आपको क्या क्या मिल रहा है 399 में। तो आपके लिए देखिए क्या मिल रहा है। लाइव क्लास मिल रही है आपको, रिकॉर्डेड क्लासेज मिल रही हैं, डेली प्रैक्टिस सेट पेपर मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहा है और पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, सैटरडे स्पेशल क्लासेज मिल रही हैं। इसके साथ साथ आपको मैराथन क्लासेज फ्री मिल रही हैं। तो आप लोग इस मौके को ना छोड़ें, इसका लाभ जरूर उठाएं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ऑफर कुछ ही दिनों के लिए है, फिर आपको ये 399 का ऑफर खत्म हो जाएगा, इसलिए देर ना करें, जल्दी करें। आइए देखते हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आपके स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और सीखते हैं नए नए की पॉइंट्स को, टैग पॉइंट्स को। तो सभी लोग देखिए, जब भी आप इसको पढ़ने के लिए बैठिए सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप क्या करेंगे, एक पेन और कॉपी हाथ में लेकर के जरूर बैठें, और जो भी ऐसे टैग पॉइंट्स हों जो आपको समझ में कम आ रहे हों या आपको टफ लग रहे हों, उसको जरूर नोट करें। आइए देखते हैं, इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है। दिया गया निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। देखिए इसमें दिया गया है आरटीई 2009 के बारे में, और पूछ रहा है किसकी वकालत करता है। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जी हाँ, पृथक्करण निगेटिव टैग पॉइंट है, इसलिए रॉन्ग होगा। मुख्य धारा शिक्षण है नहीं, यह एकीकृत शिक्षा के बारे में यह बोल नहीं रहा है। यह किसकी वकालत करता है, समावेशी शिक्षा की। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि क्या कह रहा है, डॉट 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 यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। यहाँ पर समान शब्द पॉजिटिव है, और कौन सी विद्यालय व्यवस्था में, नियमित। ऐसा विद्यालय जहाँ पर एक ही विद्यालय में, एक ही क्लासरूम में सभी प्रकार के बच्चे बिठा करके पढ़ाए जा रहे हों, अर्थात वह शिक्षा व्यवस्था क्या कहलाती है, जिसमें अपंग बच्चे, सामान्य बच्चे, विशिष्ट बच्चे, सभी बच्चे हों। आप क्या बताएंगे, समावेशी शिक्षा। देखिए मुख्य धारा शिक्षा इसमें होगा नहीं, विशेष शिक्षा के बारे में बोला नहीं है, बहुल सांस्कृतिक शिक्षण की बात नहीं की है, बोला गया एक ही विद्यालय जिसमें सभी प्रकार के बच्चे को समान शिक्षा प्राप्त हो, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। अगला देखिए कह रहा है, आपके स्क्रीन पे है, टीचर के बारे में कह रहा है। सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो प्लीज ध्यान से पढ़ें। आपके सीटेट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं। आइए देखते हैं, एक शिक्षक को चाहिए कि, दिया गया है एक शिक्षक को चाहिए कि, आगे दिया गया है देखिए, वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चे को बढ़ावा दे। तो जहां विशेष शब्द आ जाएगा वो निगेटिव होगा, इसलिए कट हो जाएगा। अगला कह रहा है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं अथवा विविधता की अनदेखी करे। विविधता तो पॉजिटिव था, लेकिन अनदेखा करना निगेटिव हो गया, इसलिए ये भी ऑप्शन कट हो गया। अगला कह रहा है यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है व महत्व देती है। तो जी हाँ, सम्मान भी पॉजिटिव है और महत्व देना भी पॉजिटिव है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। अगला क्या कह रहा है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तो तुलना नहीं करना है, अधिकतम न्यूनतम कुछ भी नहीं करना है, इसलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। देखिए दिया गया है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। आगे दिया गया है देखिए, वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। पाठ्यपुस्तक भी गलत और याद करना भी गलत। अगला क्या गया है, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। निगेटिव हो गया, इसलिए बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अगला क्या कह रहा है, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। देखिए दिया गया है वो गतिविधियों और कार्यों में दिया गया है सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
तो सक्रिय शब्द आया और भाग लेना शब्द आया। सक्रिय भी पॉजिटिव और पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव। अगला कह रहा है कि शिक्षक कक्षा में होने वाले सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित करना निगेटिव हो गया, ऑप्शन नंबर डी कट हो गया। आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखिए आपके स्क्रीन पे आपका 5वां क्वेश्चन आ चुका है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को और ढूंढते हैं टैग पॉइंट को। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा टैग पॉइंट यूज किया है। बच्चे को कक्षा में प्रश्न टैग पॉइंट है और पॉजिटिव है। अगला देखिए, पूछने के लिए हतोत्साहित नेगेटिव, पूछने के लिए अनुमति पॉजिटिव और यहाँ नहीं आ गया इसलिए नेगेटिव। अगला कह रहा है पूछने से रोकना चाहिए नेगेटिव, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव है फिर भी नेगेटिव है इसलिए सब मिला के क्या होगा? नेगेटिव होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऐसे आप ढूंढ सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 6वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है? निगेटिव प्रश्न पूछ रहा है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो सार्थक अधिगम घटित होने के लिए निगेटिव ऑप्शन तलाशना है, जो पॉजिटिव होगा वो रॉन्ग होगा। दिया गया पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, रिपीट करना, प्रैक्टिस करना। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी क्या होता है कई उत्तर गलत होते हैं। अगला कह रहा है निर्देश एवं संचालन करना। अगला कह रहा है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया करना, तो ये आपका तो बिल्कुल पॉजिटिव है। अगला कह रहा है कंठस्थीकरण एवं स्मरण, ये ज़्यादा निगेटिव है। निर्देश देना थोड़ा कम निगेटिव है, पुनरावृत्ति और अभ्यास करने की बात कर रहा है। तो देखिए ज़्यादा जो निगेटिव होगा वही वाला ऑप्शन राइट होगा। 6 में डी वाला ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। 6 नंबर में डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आइए देखते हैं 7 नंबर की तरफ। देखिए आपके स्क्रीन पे दिया गया है 7 नंबर का क्वेश्चन, बच्चे की गलतियां। आइए देखते हैं, बच्चे की गलतियां दी गई हैं और दिया गया है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। तो बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना भी गलत है। अगला कह रहा है अधिगम का एक भाग है, जी हाँ बिल्कुल भाग है, उन्हें विचारों के लिए एक अंतर्दृष्टि देती है, बिल्कुल पॉजिटिव होगा, इसलिए यही वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, निगेटिव होगा। और अगला कह रहा है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, नेगेटिव। तो लापरवाह नेगेटिव, महत्वहीन नेगेटिव, अभ्यास और सुधार करना, यहाँ पर अभ्यास करने के लिए कहना और सुधार देना नेगेटिव। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। स्क्रीन पे दिया गया है 8 नंबर का क्वेश्चन, मूल्यांकन के बारे में दिया गया है। मूल्यांकन है, आइए देखते हैं। मूल्यांकन को आगे दिया गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, जी हाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, गलत है, नेगेटिव है। अगला कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों पर लिखित कार्यों पर आधारित नहीं होना चाहिए। अगला क्या कह रहा है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, ये भी गलत है। सबसे अच्छा क्या है? मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन राइट है। 8 नंबर में ए वाला ऑप्शन राइट होगा। आइए 9 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और अपने टैग पॉइंट्स की तलाश करते हुए क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करें। तो आइए देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दिया गया संरचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में, जो कि पॉजिटिव शब्द है, के अनुसार अधिगम है। तो दिया गया है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक क्रिया, निष्क्रिय शब्द निगेटिव है और व्यक्तिपरक की बात कर रहा है। आइए देखते हैं जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। अगला कह रहा है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया। लास्ट में कह रहा है एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम को कैसे देखना चाहिए? एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, ये ज्यादा पॉजिटिव है। देखिए जानकारी का अर्जन करना गलत माना जाता है, जानकारी को करके सीखा जाता है। अनुभव का परिणाम करना, ये व्यवहार में अधिगम तो होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा सही क्या है? आपका डी वाला ऑप्शन। 10 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी। तो देखिए योग्यता के बारे में कैसा विश्वास? सकारात्मक, इसलिए क्वेश्चन क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
तब उन्हें निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरीके का प्रयास करना बंद कर देते हैं, निगेटिव। अगला कह रहा है का उत्साह भंग हो जाता है, ये भी निगेटिव। अगला कह रहा है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होता है, ये भी आपका क्या है, निगेटिव। अगला क्या कह रहा है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव है, उत्सुक करना और प्रेरित करना, तो डी वाला ऑप्शन राइट होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और 11वें प्रश्न की तरफ। आपका 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है। आइए देखते हैं 11वें प्रश्न को। दिया गया है वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्व पहल और स्व प्रयास शामिल हो। विद्यार्थी की स्व पहल और प्रयास शामिल है। आगे देखिए दिया गया है कि निम्न में से किसका उदाहरण है। दिया गया है निगमनात्मक विधि का, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का, परंपरागत विधि का और अंतरवैयक्तिक विधि का। आइए देखते हैं और इसमें पढ़ते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो दिया गया निगमनात्मक, अधिगमकर्ता, परंपरागत और अंतरवैयक्तिक। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप क्या बताएंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आप बताएंगे कि इसमें आपका बी वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि कौन सा सेंट्रिक दे रहा है, लर्नर सेंटर्ड मेथड, ये वाला होगा। अगला कह रहा है 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। दिया गया है नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। आगे दिया गया वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है, जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य करने को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। इस कथन के बारे में बता रहा है किस सिद्धांत को दर्शा रहा है। तो देखिए संज्ञान और संवेग संबंधित नहीं है, ये निगेटिव है। अगला कह रहा है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, इसमें आनुवांशिकता और पर्यावरण की बात ही नहीं कही गई, इसलिए निगेटिव होगा। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, ये भी आपका निगेटिव होगा क्योंकि इन दोनों की बात नहीं कर रहा है। अगला कह रहा है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, जी हाँ आपके इमोशन और कॉग्निशन की बात कर रहा है। कॉग्निशन और इमोशन की बात कर रहा है, आर नॉट सेपरेबल, अर्थात अलग नहीं है। संज्ञान और संवेग के बारे में जब भी पूछे तो आप बताएंगे संज्ञान और संवेग एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। कभी कभी भावनाएं आता है, भावना और आपका देता है संज्ञान, और कभी कभी संवेग और संज्ञान। आपके स्क्रीन पे 13वां क्वेश्चन है प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। तो जहां प्राथमिक समाजीकरण आएगा वहां आप क्या लगाएंगे, ये वाला आपका कट हो गया, मीडिया आपका कट हो गया, सरकार आपका कट हो गया, फैमिली आपका क्या है, परिवार। परिवार या फैमिली आपका प्राइमरी है, सरकार सेकेंडरी है, मीडिया सेकेंडरी है और विद्यालय भी क्या है, सेकेंडरी है। आइए देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है और दिया गया है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। देखिए दिया गया है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रस्ताव क्या है। तो दिया गया बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। दूसरा कह रहा है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। अगला कह रहा है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है ऐसा नहीं कहा उन्होंने। बच्चों की सोच मात्रात्मक, जहां मात्रात्मक शब्द आएगा वो निगेटिव होगा। बच्चों की सोच गुणात्मक शब्द आया है और दे रहा भिन्न होती है, तो जी हाँ बिल्कुल सही है। एक बच्चा अपने वयस्क से गुणात्मक रूप में भिन्न होता है, ऐसा किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, ऐसा भी जीन पियाजे ने नहीं कहा है। आइए देखते हैं आपका 14 में सी वाला ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जेंडर के बारे में है। जेंडर है कैसी संरचना, एक मनोवैज्ञानिक निगेटिव, सामाजिक संरचना जी हाँ पॉजिटिव होगा, आर्थिक निगेटिव, जैविक निगेटिव। जब आएगा सेक्स या लिंग है तो आप क्या बताएंगे, तब वहां होगा जैविक संरचना। तो इसलिए 15 का बी वाला ऑप्शन राइट होगा। 16 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है, सही पहचान करता है। आइए देखते हैं
पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अर्थात पॉजिटिव प्रश्न का पॉजिटिव उत्तर देना है। ऑप्शंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। दिया गया है संवेगात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक शब्द निगेटिव है, किसके बारे में बोल रहा है? विकास के व्यापक आयाम। तो आध्यात्मिक विकास आप नहीं पढ़ते हैं। शारीरिक, व्यक्तित्व तो आध्यात्मिक, जहां आध्यात्मिक आएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी कट हो गया। अगला कह रहा है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और श्वा आप नहीं पढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। जी हाँ, विकास में ये चारों चीजें सम्मिलित होती हैं, इसलिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्या है आपका? 4 वाला डी वाला ऑप्शन है। 16 का डी होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन प्रगतिशील शिक्षा से है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से है। आइए देखते हैं। आपके स्क्रीन पे दिया गया है प्रगतिशील शिक्षा में दिया गया है बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। दिया गया है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, दिया गया है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, तो निगेटिव होगा। सक्रिय अन्वेषक के रूप में पॉजिटिव होगा। खाली स्लेट बच्चे को बिल्कुल नहीं बोलना है, और छोटे वयस्क बिल्कुल नहीं बोलना है, निगेटिव होता है। देखिए इसमें आप लोग सीख लीजिए टैग पॉइंट्स को। देखिए निष्क्रिय अनुकारक दिया हुआ है, निष्क्रिय या सक्रिय कोई भी देता तब भी आप अनुकारक शब्द ही निगेटिव है। तो निगेटिव में आप लोग पेन कॉपी लेकर के जरूर नोट करें। निगेटिव में आप क्या बताएंगे? अनुकारक शब्द क्या है? निगेटिव है। और क्या है आपका? खाली स्लेट कहीं आ जाए, बच्चा जो है खाली स्लेट है, कोरा कागज है, तो ना बच्चे को कोरा कागज कहना है और ना ही खाली स्लेट कहना है। अगला देखिए छोटा वयस्क, जब भी आएगा लघु वयस्क तो आप बताएंगे गलत है। और जब पूछे, सारे निगेटिव टैग पॉइंट्स हैं आपके, कोरा कागज, लघु वयस्क, अनुकरण या खाली स्लेट। ये गलत हो गया है आपका, स्लेट रहेगा। देखिए यहाँ पर खाली स्लेट गलत होगा आपका, निगेटिव होगा, अनुकरण करना गलत होगा। और जब पॉजिटिव पूछेगा कि लघु वयस्क ना कह के क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे समवयस्क कहते हैं। जहां आएगा समवयस्क वहां राइट, बच्चा समवयस्क है राइट, बच्चा लघु वयस्क है, छोटा वयस्क है निगेटिव। तो इसमें कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? सक्रिय अन्वेषक। 17 में बी वाला ऑप्शन होगा। आइए देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। लेओ वाइगोस्की के अनुसार दिया गया है अधिगम क्या है? अधिगम व्यक्तिगत गतिविधि है, निगेटिव। अधिगम निष्क्रिय गतिविधि है, निगेटिव। अनुबंधित कोई शब्द ही नहीं दिया है इन्होंने, सामाजिक के बारे में बोला इसलिए ये पॉजिटिव। आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 18 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 18 में ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जी हाँ, व्यक्तिगत, निष्क्रिय, अनुबंधित और सामाजिक में ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बोल रहा है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे, आइए देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं स्क्रीन को। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। पूर्व क्रियात्मक काल अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बोल रहा है। तो देखिए ऐसा काल जिसमें सिर्फ और सिर्फ पूर्व क्रियात्मक अवस्था के बारे में बोल रहा है। तो देखिए दिया गया द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं। तो देखिए वर्तुल प्रतिक्रियाएं जीन पियाजे की फर्स्ट स्टेज में ही आ जाता है, इसे कहते हैं द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं। वर्तुल प्रतिक्रिया एक ही व्यवहार को क्या करता है? बार बार सर्कुलेट करता है, इसे परावर्ती क्रिया भी कहते हैं, सर्कुलर रिएक्शंस। दूसरा क्या है? विचारों की अनुत्क्रमणशीलता, विचारों में पलटावीपन नहीं पाया जाता है। तो जी हाँ बिल्कुल ये सेकेंड स्टेज में आता है। विलंबित अनुकरण, तो अनुकरण आपके किस में आता है? फर्स्ट स्टेज में आता है। और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो है ये आपके सेकेंड में भी आता है, थर्ड में भी आता है और आपके फोर्थ में भी आता है, सभी में आता है। इसलिए आप क्या बताएंगे? आपका विचारों की अनुत्क्रमणशीलता। 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करता है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। वह अवस्था जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करता है, आइए देखते हैं।
दिया गया है मध्य बाल्यावस्था मिडिल चाइल्डहुड 6 to 11 ईयर एज होती है। अगला दिया गया पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहा है। अगला कह रहा है बाल्यावस्था की समाप्ति पर अर्थात 12 वर्ष तक के बाद या 12 वर्ष तक होता है। अगला कह रहा है किशोरावस्था अर्थात 12 से 18 वर्ष। तो वयस्कता के संक्रमण की पहल करता है किशोरावस्था में, और लड़के और लड़कियों के वयस्कता के संक्रमण की पहल अलग अलग होती है। बॉय की अलग होती है और गर्ल की अलग होती है। तो जब भी पूछेगा गर्ल के लिए क्या होता है 12 से 14 वर्ष के बीच में होता है, और यहाँ क्या होता है, यहाँ बताइए बॉय के लिए एज क्या होती है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि लड़कों में वयस्कता के संक्रमण की पहल की एज क्या होती है। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो आपको अगली क्लास में बता दिया जाएगा वयस्कता के संक्रमण की पहल कब करता है। आइए देखते हैं, दिया गया है मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेओ वाइगोस्की जी क्या कहते हैं। मौखिक संवाद अर्थात ऐसी बातचीत जो बच्चे अपने आप स्वयं से करते हैं उन्हें वाइगोस्की ने क्या कहा है। तो मौखिक संवाद हो गया, अपने आप से करना हो गया, और वाइगोस्की के अनुसार क्या कहा जाता है। आइए देखते हैं, देखिए आपके स्क्रीन पे है व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता। तो भ्रांत वार्ता कोई शब्द किसी ने नहीं दिया है, ये आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। अगला क्या है समस्यात्मक वार्ता, ऐसा भी कोई शब्द नहीं दिया गया, ये भी निगेटिव हो गया। अगला क्या कह रहा है इगोसेंट्रिक स्पीच या हम केंद्रित वार्ता। जी हाँ, ये जीन पियाजे का शब्द है, इसलिए यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि आपसे वाइगोस्की का पूछा है। तो जीन पियाजे के अनुसार सही होगा, इसलिए डी, सी और बी ऑप्शन कट हो गया। पहला कह रहा है प्राइवेट स्पीच या व्यक्तिगत वार्ता, इसका दूसरा नाम आप लोग पेन कॉपी लेकर के जरूर नोट करें, निजी वार्ता। प्राइवेट स्पीच, निजी वार्ता, वार्ता या वाक, इसे दोनों शब्द कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन राइट होगा। आइए देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या कहलाता है। खिलौने, पहनावे की वस्तुओं, घरेलू सामग्रियों को विशिष्ट लिंग के साथ जोड़ देना क्या कहलाता है। आइए देखते हैं, दिया गया है जेंडर रूढ़िवादिता। तो जी हाँ, जेंडर रूढ़िवादिता ही होता है अगर किसी खिलौना, किसी पहनावे की वस्तुओं को जोड़ दिया जाए। अगला देखिए जेंडर सिद्धांत, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई प्रसंग नहीं है और ना ही जेंडर की पहचान है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप समय बचाने के लिए जरूर प्रयास करें, क्योंकि 1 मिनट में अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और अपनी OMR सीट को भी फिल करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो बहुत परफेक्ट हैं चीज़ें, इसलिए कोशिश करना बिल्कुल ना छोड़े, प्रैक्टिस सेट पेपर को बिल्कुल लगाना ना छोड़े और देखते रहें, सीखते रहें नए नए तरीके को, और अपने समय की बचत जरूर करें। देखिए आपके स्क्रीन पे 23 नंबर का क्वेश्चन है। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, आगे देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 23 में दिया गया है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, अर्थात बच्ची जो अनुभव लेकर आई है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, नेग्लेक्ट करना चाहिए। पहले ऑप्शन में दिया गया है नेग्लेक्ट शब्द, तो उपेक्षा और नेग्लेक्ट निगेटिव होगा। उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, निगेटिव होगा। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, पॉजिटिव होगा। उन्हें स्वीकार करना, अस्वीकार करना चाहिए, तो अस्वीकार शब्द ही निगेटिव है। आप क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अर्थात हमेशा अनुभव को क्या करेंगे, आप शामिल करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे, संचय करेंगे। 24वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एक बच्चा तर्क करता है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। पकड़ा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा और जान बचाने के लिए जरूरी है, ठीक है, वह दवाई। तो कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था में है। बच्चा क्या कर रहा है, जेल जाने से डर रहा है, पकड़े जाने से डर रहा है, और जहाँ भय और डर आएगा वहाँ क्या आएगा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास आएगा।
देखिए सामाजिक क्रम वाला जो है वो सेकंड की बी स्टेज है, सेकंड स्टेज में आता है। दंड वाला इनके फर्स्ट में आता है, पहली चरण में। सार्वभौमिक नैतिकता थर्ड में आता है। और यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास जो है ये आपके फर्स्ट के बी में आता है। तो आइए देखते हैं कौन सा राइट होगा आपका। फर्स्ट वाले का ए वाला, यानी कि दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। यहां पर डर और भय आ गया। तो देखिए आज के लिए आपने कुल 24 प्रश्नों को हल करके सीखा है, नए नए टैग पॉइंट्स को। आगे की क्लास में आप फिर मिलेंगे कुछ नए टैग पॉइंट्स के साथ और सीखेंगे और चर्चा करेंगे कि कौन से प्रश्न किस तरीके से आते हैं और कैसे आप बताएंगे कि कौन से टैग पॉइंट्स गलत हैं और कौन से सही हैं। तो कुछ नई चीज़ों के साथ, नए वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं, नए प्रैक्टिस सेट पेपर के साथ। आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे। और आगे भी आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आपकी एग्जाम कोच की टीम खड़ी है, तो प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आपको सीटेट से रिलेटेड सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए।